Hi everyone, welcome back to PWIIT JAM and CSIRNet. I am Radhika Gandhi. So हम थर्मल फिजिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड अब हम ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑल्दो इसमें ऑप्टिक्स वाला पार्ट भी आता है तो ऑप्टिक्स तरनजोत सर कंटिन्यू कर रहे हैं. सो वी विल स्टार्ट विद ऑसिलेशन एंड वेव्स नाउ, जिसमें आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रहेगा, बेसिक रहेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है एंड उसका सोल्यूशन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं. तो जो पूरा ऑसिलेशन एंड वेव्स है ये हम 4 लेक्चर्स में पूरा कर देंगे. सो इस तरीके से डिवाइडेड रहेगा. सो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मीन्स उसका सोल्यूशन क्या आता है, जो हम कैलकुलेट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कितना रहता है और वो कैसे वेरी करता है, एंड हम SHM के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसमें हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. मतलब दो कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर्स दे दिए जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा, हम उनका सुपरपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. कोलिनियर भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं हमारे ऑसिलेटर्स. उनका रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, उनकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, वो कैसे बिहेव करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. एंड लिसाजस फिगर इसका एक स्पेशल पार्ट है, वो हम देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है. ओके, तो एक्चुअली ये पूरा हमने सिलेबस से उठाया है एंड उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. थर्ड लेक्चर रहेगा डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेटर्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड पेपर में पूछा भी जाता है. तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड फोर्थ लेक्चर में हम हमारा वेव पोर्शन कंप्लीट करेंगे. वेव मोशन क्या होता है एंड उससे रिलेटेड सब कुछ. एंड इनके साथ साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, तभी थोड़ा सा लाइट रखा है. आज का काफ़ी बेसिक रहेगा. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पूरा थ्योरी भी पढ़ेंगे एंड उसके साथ प्रैक्टिस PYQs भी करेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे. वो एक पूरा आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है. उस पे आने से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. तो सबसे पहली बात, पीरियोडिक मोशन क्या होता है. पीरियोडिक मोशन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा मोशन जो कुछ टाइम के बाद खुद को रिपीट करे, मतलब रिपीटेटिव पैटर्न हो उसके मोशन का, दैट इज योर पीरियोडिक मोशन. एंड जिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो मोशन रिपीट हो रहा है दैट इज द टाइम पीरियड. अब पीरियोडिक मोशन में आपको ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता होंगे कि पीरियोडिक मोशन के. सो फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये एक पीरियोडिक मोशन है. कुछ टाइम के बाद अर्थ को 365 डेज लगते हैं अप्रोक्सीमेटली. सो ये एक पीरियोडिक मोशन है. और कोई एग्जाम्पल क्या हो सकता है. सो इफ यू हैव अ बॉल इन दिस बाउल, अगर ये बॉल इस तरीके से अपना मोशन कर रही है तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है. या फिर आपके पास कोई भी लेट्स से कोई कंटेनर है एंड उसके ऊपर यहाँ पर कोई पिस्टन लगी हुई है एंड कुछ फोर्स की वजह से ये जो पिस्टन है ये अप एंड डाउन टू एंड फ्रो मोशन कर रही है. तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है बिकॉज एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो अपना पाथ रिपीट कर रही है. तो ये तो होता है पीरियोडिक मोशन. एंड ऑफ कोर्स पीरियोडिक मोशन है उसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा. वो टाइम पीरियड है क्या, उतना टाइम जिसके बाद वो मोशन रिपीट कर रही है. ठीक है, ये तो होता है हमारा पीरियोडिक मोशन. अब एक होता है ऑसिलेटरी मोशन. अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है. ऑसिलेटरी मोशन वो होता है जब कोई पार्टिकल किसी एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करता है. अब जो हमने पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स लिए इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है. तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था कि प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन. ये हमारा सन है एंड यहाँ पर कोई भी प्लैनेट है, अर्थ ही कह लो, ये सन है एंड ये अर्थ है. तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है.
अर्थ तो नॉर्मली रिवॉल्व कर रही है, रिपीट तो हो रहा है पाथ, पीरियोडिक मोशन तो है, बट टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है ये। तो जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, ये पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी। ऑसिलेशन के लिए टू एंड फ्रो मोशन। जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें एक बॉल है एंड वो उसका जो मोशन है एक बाउल में, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? तो बॉल जो है वो कैसे मूव कर रही है, लाइक दिस। तो इसमें कोई मीन पोजीशन है जिसके अराउंड वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है? यस है, यहाँ पर कहीं पर इसका मीन पोजीशन होगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वही हमारी मीन पोजीशन होती है। अब बिकॉज मैंने ये टर्म मेंशन कर ही दी है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो एक पिक्चर के थ्रू आपको बताते हैं। सो एक तो होता है इस तरीके का मोशन, एक होता है काइंड ऑफ दिस। तो इन दोनों में से ये जो पॉइंट है यहाँ पर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे कहीं लाई करेगा, इस पॉइंट पे होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? ये कैसे पता करते हैं? अगर आप उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करो, अगर उस पार्टिकल का मोशन, अगर उस पार्टिकल की पोजीशन वहां से मूव कर जाती है, डिफरेंट हो जाती, अगर उस पार्टिकल, अगर आप थोड़ा सा भी पुश या फिर फोर्स अप्लाई करते हो उस ऑब्जेक्ट पे, इस पोजीशन पे, अगर इसकी पोजीशन चेंज हुई फिर तो हो गया ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इस पॉइंट पे अगर मैं थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये पार्टिकल तो नीचे आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड मीन पोजीशन क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली जो पोजीशन होती है, दैट इज द मीन पोजीशन। इस केस में देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पुश अप्लाई किया, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, तो हल्का सा इधर जाएगा लेकिन वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये हुई स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो जो मीन पोजीशन होती है, जिसकी हम थ्रू आउट द लेक्चर बात करेंगे, जिसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अराउंड होता है। तो जो हमारा ये हम इस केस की बात कर रहे थे, ये जो पॉइंट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, इसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी। अब थर्ड केस पे आते हैं। इस केस में देखो, इस केस में भी इसमें जो टू एंड फ्रो, इसमें टू एंड फ्रो हो रहा है। पहले तो हमें यही चेक करना है कि पीरियोडिक तो है, क्या टू एंड फ्रो है कि नहीं है। ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड ऊपर नीचे होगा ये जो पिस्टन की जो पोजीशन है। तो ये भी पीरियोडिक भी है एंड ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी बोथ। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है हमें तो उसके बारे में जानना है। तो अब हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। वन मोर थिंग, पीरियोडिक मोशन को हम हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। हार्मोनिक is just another word to say that this is periodic motion. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में क्या होता है, फोर्सेस कुछ इस तरीके से लग रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पे। एक तो ये है, एंड जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होनी चाहिए? मीन पोजिशन की तरफ। अगर ये दो चीज़ें हैं, दैट इज़ योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? एक तो होता है स्प्रिंग मास सिस्टम।
तो अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है एंड उसके साथ कोई ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मास m है एंड ये हमने फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, तो ये कुछ आइडियल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल एंड वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड यहाँ पर कुछ ब्लॉक रखा हुआ है मास का जो कि स्प्रिंग से अटैच्ड है। तो जब हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा फोर्स प्रोवाइड करते हैं, अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं, तब जो इसका मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, क्योंकि वो मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करता है। तो आप ये कह सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक स्पेशल केस है ऑसिलेटरी मोशन का। देखो अब इसमें ऑसिलेशन तो होगा, मीन पोजीशन के अबाउट ही होगा, टू एंड फ्रो मोशन भी है, पीरियोडिक मोशन भी है, पर कंडीशन क्या है कि जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की, एंड फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, मीन पोजीशन की तरफ। तो जनरली फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, -x के, बिकॉज हमने डायरेक्शन का भी ध्यान रखा है एंड डिस्प्लेसमेंट का भी ध्यान रखा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -kx, k कोई कांस्टेंट है, सो F इक्वल्स -kx। अब ये जो फोर्स है इसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कहते हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब हम सेपरेटली इन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। आपको खुद पता चलेगा कि जो फोर्स लग रहा है, जो इसको खुद से मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है, दैट इज योर रिस्टोरिंग फोर्स। अब एक और एग्जाम्पल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में पेंडुलम का, सेम चीज है पेंडुलम के साथ भी, ये तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर हम पेंडुलम को इस साइड लेकर जाएं, लेट्स से पोजीशन ए पे, तो जब आप इस पेंडुलम को छोड़ोगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, जस्ट एज इन स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, अगेन इनको हम डिटेल में देखेंगे, पर जो जनरल सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जो सॉल्यूशन आता है, सबसे पहले हम वो उसकी बात करेंगे ताकि हमें जनरल चीज़ें मिल जाए कि ये हमारा सॉल्यूशन होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। फिर हम सेपरेटली इन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अब हमने क्या देखा कि F किसके इक्वल है, -kx के, जहां पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब फोर्स होता क्या है, अगर हम न्यूटन्स लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू ma होता है, a एक्सेलरेशन होती है, सो d² x/dt²। ठीक है, अगर अब हम इन दोनों को इक्वेट करें तो हमें क्या मिलेगा, md² x/dt² इक्वल्स -kx। ओके, अब हम क्या करेंगे, बस हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, सो प्लस इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। अब देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आई होप अब आप सबको आता है। आई होप आपने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो हमने सेक्शन कवर किया था मैथमेटिकल फिजिक्स में, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसकी जो एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो आपको ऑसिलेशन एंड वेव्स में ही देखने को मिलेंगी, अभी भी हम करेंगे। एंड जब हम डैम्प्ड ऑसिलेशन देखते हैं एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन देखते हैं, उसमें आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, आपको उसका सोल्यूशन पता होना चाहिए। ओके, लेट्स चेक योर डिफरेंशियल इक्वेशन स्किल्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट को हटा देते हैं हम सबसे पहले जब भी हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, d² x/dt² प्लस k/m x इक्वल्स 0। ठीक है, हमने बस क्या किया है, m को हम इधर ले आए हैं। अब इसको हम ओमेगा² के इक्वल प्लग कर देते हैं, प्लस ओमेगा² x इक्वल 0। हमने क्या किया है, k/m को ओमेगा² के इक्वल पुट किया है, नथिंग एल्स। अब हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, देखो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, और ये तो काफ़ी सिंपल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस के केस में बस हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे, तो इस केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी हमारी,
ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 0। आई होप यू रिमेंबर कि हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते थे। तो हम एक ट्रायल सोल्यूशन लेकर चलते थे कि y इक्वल्स एक्सपोनेंशियल mx, हम ये ट्रायल सोल्यूशन लेके चलते थे और फिर कैलकुलेट करते थे सोल्यूशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आती थी, इस इक्वेशन के लिए ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास है एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, एम स्क्वायर इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एम की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। अब m1 प्लस आई ओमेगा है, m2 माइनस आई ओमेगा है। हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं m1 और m2 की। अब आपको वो 4 केसेस याद है जो हमने कहा था कि अगर m1 और m2 रियल है और डिफरेंट है तो सॉल्यूशन क्या होगा, अगर m1 और m2 की वैल्यूज सेम है और रियल है तो क्या होगा। अब इसमें फोर्थ केस लगेगा जब हमारी m1 और m2 की वैल्यूज डिफरेंट है एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर है। एक अगर प्लस आयोटा ओमेगा है तो दूसरा माइनस आयोटा ओमेगा है। तो इस केस में सॉल्यूशन होता क्या था, वो इस तरीके का होता था कि एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स इंटू ए कोसाइन बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। उस केस में जब हमारी जो m की वैल्यू है वो क्या आती थी, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे। हमारे केस में अल्फा तो 0 है, बस इमेजिनरी वैल्यू आई है हमारी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एंड हमारा सॉल्यूशन x और t की टर्म्स में आएगा। मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल अल्फा तो 0 है तो हमारे पास आएगा a साइन बीटा क्या है ओमेगा, a साइन ओमेगा t, a साइन ओमेगा t प्लस b कोसाइन ओमेगा t। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने दो सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो जनरली जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो वो क्या होता है, x ऑफ t इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो जब अगर हम इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, जो हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, अगर हम उसे इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हैं हमें दो कांस्टेंट्स मिलेंगे, बिकॉज वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। दो कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, a एंड डेल्टा, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, सॉल्यूशन तो आ गया। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट है जो पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर रहा है। वन मोर थिंग, हमने क्या कहा था कि पीरियोडिक मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन होगा तो हम खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन आएगा, जो कि आया भी है, वो साइनोसॉइडल टाइप का होगा कुछ, एंड ये साइनोसॉइडल ही आया है बिकॉज पीरियोडिक मोशन था। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड डेल्टा हमारा फेज एंगल है। सो जो ओमेगा t प्लस डेल्टा है हमारे पास x इक्वल्स a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा सॉल्यूशन आया था। इसमें जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं फेज। अभी रिसेंटली जब हम थर्मल फिजिक्स कर रहे थे तो हमने एक्सप्लेन किया था कि स्टेट क्या होती है, फेज क्या होता है। तो स्टेट क्या होती थी, कोई भी सिस्टम हमें दे दिया जाए, हम कहते थे इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी ये पता होनी चाहिए टू डिफाइन कि हमारे सिस्टम की ये स्टेट है। फेज को भी हमने इसी तरीके से डिफाइन किया था। आइस है तो उसका जो फेज है वो सॉलिड है, अगर कोई लिक्विड दिया गया है, कोई अगर वाटर है तो उसका फेज लिक्विड है। तो यहाँ पर जो ये फेज है ये क्या बताता है, ये आपके SHM में पार्टिकल की स्टेट बताता है कि कौन सी पॉइंट पे लोकेटेड है, एक तरह से पोजीशन बताता है ये फेज। एंड इसमें ये बस थोड़ा सा आपको समझ आ जाए, कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से बताया है। ओके, डेल्टा जो है यहाँ पर ये है फेज कांस्टेंट,
या फिर आप इसको फेज एंगल भी कह सकते हो, फेज एंगल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट्स आए हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, बिकॉज ये पीरियोडिक मोशन है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अब हम इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ठीक है, ए तो हमें पता है एम्पलीट्यूड है, एंड उसके बाद डेल्टा है हमारा फेज कांस्टेंट। अब हमें क्या पता होना चाहिए, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, अब हम टाइम पीरियड देखेंगे। हम क्या यूज करेंगे, टाइम पीरियड क्या होगा कि अगर मेरे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट आई है एट सम टाइम स्मॉल टी, वो किसके इक्वल होगी, बिकॉज वो अपना पैटर्न रिपीट करेगा, मोशन रिपीट करेगा, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स एट टी प्लस कैपिटल टी। मतलब कुछ टाइम पीरियड कैपिटल टी के बाद ही मोशन रिपीट होगा, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट वैलिड है। अब देखते हैं हमारे पास एक्स ऑफ टी आया क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये इक्वल होना चाहिए ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस डेल्टा। बस हमने टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी पुट किया है। ठीक है, अब देखो हमारा जो साइन है, हमारा साइन जो है वो पीरियोडिक होता है किसके, 2 पाई के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये किसके इक्वल है, अगेन दिस एज इट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस ओमेगा कैपिटल टी। अब दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर जो 2 पाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ओमेगा कैपिटल टी के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी स्टेटमेंट इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा कैपिटल टी। हमें क्या चाहिए था, टाइम पीरियड, कैपिटल टी क्या आ गया, 2 पाई बाय ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें पता है क्या थी, हमने स्टार्टिंग में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे हमने लिखा था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय एम, ओमेगा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। अब ओमेगा हमें पता है तो टाइम पीरियड क्या आ गया, विच इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई एम बाय के इन स्क्वायर रूट। तो ये आ गई हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू। एंड ये तो ओमेगा तो था हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये क्या होगी 1 बाय टी, एंड टी क्या है दिस, सो हमें क्या मिल जाएगी 2 पाई 1 बाय 2 पाई के बाय एम, राइट, या 1 बाय 2 पाई, यस, स्क्वायर रूट के बाय एम, ये होगी हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हमें क्या देखना है, ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गई, टाइम पीरियड पता चल गया हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। बिकॉज अब हमें डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो अगर एक्स ऑफ टी हमारा क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी जस्ट डी एक्स बाई डी टी। बस हमें डिफरेंशिएट करना होगा डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, सो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा ए साइन का हो जाएगा कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अब हमें इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसी को कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, कोसाइन का माइनस हो जाएगा एंड माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, अब ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा तो एक्स ऑफ टी ही है, तो हम एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं,
दैट दिस इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी। तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम स्पेशल सिस्टम्स की बात करेंगे। जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, हमने स्प्रिंग ब्लॉक का एग्जाम्पल लिया था, पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया था, अब हम उन एग्जाम्पल्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, जब हमारा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो अगर हॉरिजॉन्टल में है तो क्या होगा, वर्टिकल का भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल का केस देख रहे हैं। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई वेटलेस स्प्रिंग है जो कि एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास है m, और वो किसके ऊपर रखा हुआ है हमने, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पे, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। एंड ये है वेटलेस स्प्रिंग। वेटलेस स्प्रिंग हम क्यों लेते हैं ये भी हम बताएंगे। अभी हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा टेबल फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। फ्रिक्शन की वजह से भी चेंजेस आते हैं। रियल की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आइडियल केस के बारे में बात करेंगे। सो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k एंड ब्लॉक है मास m का, ठीक है। अब इस केस में होगा कि ये तो है हमारी नॉर्मल रिलैक्स्ड पोजिशन, जब इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, जब फोर्स जीरो है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है हमारा ब्लॉक, तो ये रिलैक्स पोजीशन पे है, ठीक है। अब अगर हम इसको फोर्स प्रोवाइड करें, अगर हम इसको ब्लॉक ऑफ मास m जो है उसको अगर मैं स्ट्रेच करूं राइट हैंड साइड पे, तो क्या होगा। तो इसको हम थोड़ा पिक्चराइज करके देखते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है हमारा, पहले तो है हमारे पास नॉर्मल इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसको हम इसी कलर से रखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, हमने इसको स्ट्रेच किया, राइट। तो क्या हुआ, स्प्रिंग लूज हो गया एंड यहां पर आ गया हमारा ब्लॉक ऑफ मास m। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे ही है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले था हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अब इसने डिस्प्लेस किया है x पोजीशन से, x या x अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ है हमारा ब्लॉक ऑफ मास m। ये थी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट कह लो, पोजीशन ही कह लो, ठीक है। ये है हमारी जब हमने फोर्स अप्लाई किया, इस केस में टोटल फोर्स 0 था ब्लॉक के ऊपर। अब होगा क्या, जब आपने स्प्रिंग को ब्लॉक ऑफ मास m को स्ट्रेच किया राइट हैंड साइड पे लेके जाकर, तब होगा क्या, स्प्रिंग में कुछ इलास्टिसिटी है, उस इलास्टिसिटी की वजह से हमारा जो ब्लॉक है वो वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहेगा। अब ये जो इलास्टिसिटी है जिसकी वजह से ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ रहा है, ये ही हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है। तो इलास्टिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीस्टोरिंग फोर्स इस केस में, जब हम स्प्रिंग मास की सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती क्या है, मीन पोजीशन की तरफ होती है, एंड वही हो रहा है। इलास्टिसिटी की वजह से ये मीन पोजीशन पे चलो आ गया, ठीक है। अब मीन पोजीशन पे जब आएगा तब तक इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की है, वो जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। अब अगर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वो ओवरशूट कर जाएगा, मतलब जो ब्लॉक है वो इस तरफ आ जाएगा, मतलब ब्लॉक इस तरफ आ जाएगा। तो हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, हमारी स्टेट क्या बन जाएगी, तो इससे हम हमारा स्प्रिंग जो है वो बहुत कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो पहले हमारी ये तो थी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम थी,
ये स्ट्रेच्ड थी, यहाँ पर हमने स्ट्रेच्ड किया था, उसके बाद यहाँ पर बिकॉज मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा थी तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। अब ये हमारी कंप्रेस्ड पोजीशन है, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, इलास्टिसिटी की वजह से स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक को पुश करेगा, बिकॉज ये कंप्रेस्ड स्टेट में है, ये मीन पोजीशन पे नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, तो फिर से क्या करेगा, ये ब्लॉक को पुश करेगा ताकि ये मीन पोजीशन पे आ सके, ठीक है। अब फिर से जब वो पुश करेगा ब्लॉक को, जब ब्लॉक उधर की तरफ मूव करेगा, फिर क्या होगा, फिर से जब वो मीन पोजीशन पे आएगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी, फिर वो अगेन ओवरशूट कर जाएगा, कहाँ तक, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक। इसी तरीके से ये जो मोशन है ये टू एंड फ्रो चलता रहता है, किसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट। अब अगर आइडियल केस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम मान ले कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है जहां पर आपकी एनर्जी लूज हो सकती है, उस केस में क्या होगा, हमारा जो ऑसिलेशन है वो फॉरएवर चलेगा। ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है ये ऑसिलेट करता ही रहेगा, बट आइडियल केस में ओनली। रियल केस में क्या होता है, बहुत सारा फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल तो आप नहीं ला सकते, एंड वेटलेस स्प्रिंग भी नहीं ला सकते, तो उस केस में क्या होगा, कुछ देर के बाद मोशन रुक जाता है, ठीक है। वन मोर थिंग मैंने मेंशन किया था कि ये हमारा वेटलेस स्प्रिंग हम कंसिडर करते हैं। अब वेटलेस क्यों, बिकॉज अगर हम कुछ मास ले लेंगे हमारे स्प्रिंग का, उसकी वजह से देखो अभी तो अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मैंने कुछ फोर्स से इसको स्ट्रेच किया तो यहाँ पर भी उतना ही फोर्स होगा, इस पॉइंट पे भी उतना ही फोर्स होगा, लेकिन अगर स्प्रिंग का अगर हम कुछ मास कंसिडर करेंगे ना, तो वो जो फोर्स की जो वैल्यू है यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी। अगर हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं और अगर हम स्प्रिंग का मास कुछ कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो इसलिए हम वेटलेस का कंसिडर करते हैं कि वेटलेस स्प्रिंग है। एंड वन मोर थिंग, हम क्या करते हैं ना, जो ब्लॉक है उसको थोड़ा हैवी ले लेते हैं ताकि हम जो स्प्रिंग का जो मास है उसको नेग्लेक्ट कर सके। ओके, ये था हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो इस केस में अगेन हमारा फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के, एफ इक्वल होगा माइनस के एक्स के। हमारे स्प्रिंग मास सिस्टम में बस उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा फोर्स है वो इलास्टिसिटी की वजह से है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी है। अब अगेन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल जो सॉल्यूशन आता है वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। जनरल इसीलिए करवाया था ताकि हमें बार बार ना करना पड़े, बिकॉज वो सेम ही रहेगा जो सॉल्यूशन होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जब हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन लिखेंगे तो अगेन हमारे पास एक्स ऑफ टी क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये तो था एक केस स्प्रिंग मास सिस्टम का। अब ये हॉरिजॉन्टल के केस में हमने देखा, वर्टिकल के केस में भी देख सकते हैं। वर्टिकल के केस में क्या होगा, ओके लेट्स हैव अ लुक एट वर्टिकल ऑसिलेशन। वर्टिकल ऑसिलेशन में क्या होगा, तो हमारे पास सबसे पहले कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये रिलैक्स्ड लेंथ है इस स्प्रिंग की, ये अभी रिलैक्स पोजीशन में है, हमने सिर्फ स्प्रिंग कंसिडर किए। अब जब हम इसके साथ एक ब्लॉक अटैच करेंगे उसे हम कहते हैं लोडेड स्प्रिंग। यहाँ पर कोई स्प्रिंग है, अब जब हम इसके साथ कोई मास अटैच करेंगे उसके ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगी। ग्रेविटी की वजह से जो मास है वो नीचे की तरफ खींचेगा स्प्रिंग को, जिसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी स्प्रिंग में। तो इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जब हम कुछ मास अटैच कर रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास m, बिकॉज यहाँ पर अब mg फोर्स लग रहा है, तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी हमारे, मतलब ये है हमारे काम का सिस्टम जहाँ पर स्प्रिंग भी है और मास भी है।
अब ये जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा उस केस में क्या होना चाहिए, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। वही हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जिसमें हमारे ब्लॉक के ऊपर सभी फोर्सेस जीरो हों। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी क्या, जब जो मेरा ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि mg है, जो वेट है, वो किसके इक्वल हो जाए, टेंशन के इक्वल। टेंशन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, टी नोट। तो जब टी नोट इक्वल हो जाएगा mg के, तब क्या हो जाएगा, मेरा इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो मेरे पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट कब आई है, जब मेरा स्प्रिंग जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, बिकॉज रिलैक्स पोजीशन यहां पर थी, राइट, इतना डिस्प्लेस हुआ है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेट्स से डी से कह लो, डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तब जाके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया है। ये चीज़ नोट करने वाली है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल के केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन जो थी उसमें हमारे ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, तभी वो इजी था केस। वर्टिकल के केस में बिकॉज mg फोर्स लगता है डाउनवर्ड, तो उसको बैलेंस करने के लिए टेंशन जब तक उसे बैलेंस नहीं करती तब तक वो डिस्प्लेस होता रहता है। फिर जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाती है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो कैसे अचीव हुई है, डी डिस्प्लेसमेंट के बाद जो स्प्रिंग है वो थोड़ा लूज हो गया। ठीक है, ये तो है अब मेरी इक्विलिब्रियम स्टेट। अब जब हम इस सिस्टम को, इस सिस्टम में जो ब्लॉक है, अगर मैं उसको थोड़ा सा पुश करूंगी या फिर पुल करूंगी, थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही हूँ फिर से कुछ डिस्प्लेसमेंट y से, फिर क्या होगा, फिर SHM होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंग और लूज हो जाएगा एंड अब हमारी थोड़ी और डिस्प्लेसमेंट हो गई है। ये है मास m, ये है डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हुई है, y से हम डिनोट कर रहे हैं। अब फिर से SHM होगा जो नॉर्मल हमने देखा, तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, -KY, बिकॉज y डिस्प्लेसमेंट हुई है स्प्रिंग में। उसके बाद तो अगेन हम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे हमने इधर लिखा था, दैट x ऑफ t इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है स्प्रिंग मास सिस्टम से, तो वो इतना इजी तरीके से नहीं पूछा जाता। आपको कोई कॉम्बिनेशन दे देगा, या तो आपके पास 2-3 स्प्रिंग्स आ जाएंगे, वो सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, तो हम कुछ वैसा केस लेकर देखते हैं। तो जब हमारे जो स्प्रिंग है वो अगर सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, तो आपके पास एक स्प्रिंग है, उसके बाद दूसरा स्प्रिंग भी है, एंड ये अटैच्ड है एक ब्लॉक ऑफ मास m से, जो कि है अगेन फ्रिक्शनलेस टेबल पे। स्प्रिंग 1 का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K1, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K2, मतलब दोनों की अलग अलग इलास्टिसिटी है। ठीक है, अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में होता क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा, जब आप, ये तो है आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट, जब आप इसको स्ट्रेच करोगे फोर्स तो सेम लगेगा, फोर्स सेम होगा बिकॉज वेटलेस स्प्रिंग्स हैं, लेकिन होगा क्या, देखते हैं। बिकॉज इनकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो इलास्टिसिटी है, दोनों की डिफरेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग होंगी, फोर्स तो सेम है। तो इसमें मान लो x1 डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसमें मान लो x2 डिस्प्लेसमेंट हुई है, एंड यहाँ पर आ गया है मेरा मास m। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 था। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो मान लो x1, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो मान लो x2। दिस इज x2 एंड फोर्स हमने लगाया था, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब देखते हैं, तो जो टोटल फोर्स है वो तो सेम है,
इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज ये वेटलेस स्प्रिंग्स हैं। तो टोटल फोर्स अगर सेम है तो F1 क्या होगा? माइनस K1 X1, बिकॉज ये X1 से डिस्प्लेस हुआ है, ये X2 से डिस्प्लेस हुआ है। एंड F2 क्या है? माइनस K2 X2, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो F इक्वल्स F1 इक्वल्स F2, तो माइनस KX इक्वल्स माइनस K1 X1 इक्वल्स माइनस K2 X2। अब हम इन दोनों को लेके चलते हैं, यहां से हमें X1 या X2 की वैल्यू मिल जाएगी ताकि, ठीक है। तो K1 X1 इज इक्वल्स टू K2 X2। यहाँ से हम X2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट X2 इज इक्वल टू, या फिर X1 देख लो, X1 क्या आ जाएगा? K2 बाय K1 इंटू X2, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बिकॉज अगर हमें टोटल F निकालना है, कैपिटल F, तो F होता क्या है? माइनस KX के इक्वल, राइट, जो कि किसके इक्वल है? माइनस K1 X1, एंड जो किसके इक्वल है? माइनस K2 X2 हमारे केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। तो अब F किसके इक्वल है? माइनस KX। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट X किसके इक्वल है? X1 प्लस X2। अगर स्प्रिंग K1 X1 डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है, अगर स्प्रिंग K2 जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है वो X2 डिस्प्लेसमेंट हुई है उस केस में, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी? X1 प्लस X2। तो मेरा F क्या आ गया? माइनस K, इसको इक्विवेलेंट कह लेते हैं, X1 प्लस X2, ठीक है। ये एक चीज़ है। एक्चुअल में तो हमें कैलकुलेट क्या करनी होती है? डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करनी है ना, कि पूरे सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगी। तो हमें एक्चुअल में दिस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑल राइट, तो अब x है क्या? X1 प्लस X2। अब x इक्वल्स टू, हमने किसकी वैल्यू निकाली थी अभी? हमने X1 की निकाली थी, K2 बाय K1 इंटू X2, K2 बाय K1 इंटू X2 प्लस X2। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई? यहाँ से अगर हम X2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस K2 बाय K1, एंड X2 की वैल्यू आ जाएगी X की टर्म्स में। यहाँ से X2 क्या आ गया हमारा? X डिवाइड बाय 1 प्लस K2 बाय K1। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? K1 ऊपर चला जाएगा LCM लेने के बाद, सो K1 इंटू एक्स डिवाइड बाय K1 प्लस K2। ये किसकी वैल्यू आ गई? X2 की वैल्यू आ गई। अब टोटल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिकॉज टोटल फोर्स किसके इक्वल था? F1 के इक्वल और F2 के इक्वल। अब मुझे पता क्या है उसे हम यूज करेंगे। हमें पता है X2 की वैल्यू X की टर्म्स में, तो टोटल फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K2 X2, माइनस का साइन हट जाएगा, ठीक है। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? चलो इसको डायरेक्टली ही लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। K इक्विवेलेंट X किसके इक्वल होगा? K2 X2 के। अब माइनस साइन कैंसल हो जाएगा, ठीक है। K2, अब X2 आया क्या था X की टर्म्स में? इट वाज K1 X डिवाइड बाय K1 प्लस K2। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, K इक्विवेलेंट X इक्वल्स दिस, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1 बाय K इक्विवेलेंट आ जाएगा, सो इट विल बी K1 प्लस K2 डिवाइड बाय K1 K2। अगेन सिंप्लीफाई, सो 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, ये आ गया मेरा 1 बाय K इक्विवेलेंट। तो सीरीज के केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आ जाए आपके स्प्रिंग सिस्टम का, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ से कैलकुलेट करोगे इक्विवेलेंट, आई मीन टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी? X1 प्लस X2, ये तो हमने देखा ही था, और ये तो कॉमन सेंस भी है कि अगर आप F फोर्स लगा के स्ट्रेच कर रहे हो आपके ब्लॉक को, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट से ऐड हो जाएंगी,
कि स्प्रिंग 1 में जितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी प्लस स्प्रिंग 2 की डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है। अब अगर हम इसको के और एफ की टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो फोर्स तो सेम है, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा, x1 विल बी इक्वल टू, बिकॉज f1 इज इक्वल टू माइनस k1 x1 था, तो x1 क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस f बाय k1। ठीक है, सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा, माइनस f बाय k2, एंड x क्या होगा, माइनस f बाय k इक्विवेलेंट। ठीक है, तो टोटल x क्या आ जाएगा, सो x अगर हम इसको दूसरी f और k की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं तो मेरे पास आ जाएगा f बाय k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माइनस f बाय k1 माइनस f बाय k2। माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ये है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम f और k की टर्म्स में लिख रहे हैं। आपको बेसिकली सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि k इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, बिकॉज आपसे पूछा क्या जाएगा, आपको कोई सिस्टम दे दिया जाएगा बहुत सारे मल्टीपल स्प्रिंग्स का, पैरेलल में भी हो सकते हैं, सीरीज में भी हो सकते हैं, आपको उस सिस्टम का टाइम पीरियड बताना होगा। अब टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई m बाय k इक्विवेलेंट, यही होता है। यहाँ पर आपको बस k इक्विवेलेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड यू आर गुड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अभी तो हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम पैरेलल का भी देखेंगे। पैरेलल में अगर हमें स्प्रिंग्स दे दिए जाएं तो अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अगर हमें स्प्रिंग्स पैरेलल में अरेंज दे दिए जाएं, ओके, पैरेलल में कैसे होंगे, तो आपके पास कोई एक स्प्रिंग है एंड कोई दूसरा स्प्रिंग है एंड वो अटैच्ड है एक ब्लॉक ऑफ मास m से, एंड इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2, एंड ये है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर, तो k2 इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एंड ये है हॉरिजॉन्टल टेबल पे। ठीक है, अब इस सिस्टम में अगर हम इस ब्लॉक ऑफ मास m को स्ट्रेच करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा हमारे पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट एंड उसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमें वो बताना है। ठीक है, अब देखो सीरीज के केस में क्या था, फोर्स सेम लग रहा था, राइट। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो सेम होगी, अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाकर इसे इस तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों में सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब x इज इक्वल्स टू x1 प्लस, सॉरी नॉट, x1 इज इक्वल्स टू x2। जितना स्प्रिंग 1 डिस्प्लेस हो रहा है उतना ही स्प्रिंग 2 डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हैं, तो जो फोर्स होगा वो अलग अलग लगेगा। तो F क्या होता है, F1 क्या हो जाएगा, माइनस k1x, F2 क्या हो जाएगा, माइनस k2x। अब टोटल फोर्स क्या होता है, माइनस k इक्विवेलेंट x, अब डिस्प्लेसमेंट तो सेम है तो माइनस k इक्विवेलेंट x। टोटल फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 टोटल फोर्स। तो अगर हम इसे ऐड करें, माइनस k1x माइनस k2x, एंड हम इसे इक्वेट करें किससे, माइनस k इक्विवेलेंट x के, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस k इक्विवेलेंट x इक्वल माइनस k1x माइनस k1x माइनस k2x। ठीक है, तो k इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा k1 प्लस k2। अब k इक्विवेलेंट आ गया, हम x बता सकते हैं क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइम पीरियड भी अब हम इजीली बता सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई m बाय k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट पैरेलल के केस में क्या होगा, k1 प्लस k2।
अब एक सिस्टम की बात करते हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके का सिस्टम दिया गया है, सो यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक है एंड यहाँ पर भी एक स्प्रिंग है एंड दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है एंड बीच में है ब्लॉक ऑफ मास M। सबसे पहली बात, ये कौन सा सिस्टम है? मल्टीपल स्प्रिंग्स प्रेजेंट है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या देखना है? ऐसी क्वांटिटी जो सेम रह रही है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम था? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा फोर्स सेम था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम था? डिस्प्लेसमेंट सेम थी। तो दिखने में तो ये सीरीज में लग रहा है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में सीरीज कॉम्बिनेशन है, वो देखते हैं। अगर हम इस ब्लॉक के ऊपर थोड़ा सा अगर हम फोर्स अप्लाई करें, अगर मैं इस मास को इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रही हूँ, जितनी डिस्प्लेसमेंट इस स्प्रिंग में हुई है, मतलब अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ तो जितनी डिस्प्लेसमेंट इस स्प्रिंग के स्ट्रेचिंग में हुई है, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट इसके कंप्रेशन में होगी, राइट? मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है। और अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट सेम किस में रहती है? डिस्प्लेसमेंट सेम तो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहती है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ स्प्रिंग्स का, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट K की वैल्यू क्या होती है? अभी अभी हमने देखा था, इट इज इक्वल्स टू जस्ट K1 प्लस K2। अब लेट्स से K1 की वैल्यू K है एंड K2 आपका 2K के इक्वल था, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 3K एंड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा जो हमें पूछा गया था? 2 पाई m बाई K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट है 3K एंड ब्लॉक का मास है m, सो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई m बाई 3K। तो आपको कोई भी सिस्टम दे सकता है मल्टीपल स्प्रिंग्स का, आपको सबसे पहले बस ये देखना है कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप K इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे एंड K इक्विवेलेंट पता चल गया, जस्ट प्लग दैट वैल्यू इन टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब हमने स्प्रिंग मास सिस्टम तो देख लिया, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम भी होता है। हमने दो एग्जांपल्स लिए थे स्टार्टिंग में, एक तो था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और एक लिया था सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होगा? इक्वेशन तो ऑल्दो वही आएगी, इक्वेशन तो वही आएगी, मतलब जो हमने डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, वो तो सेम ही आएगा, बिकॉज वो हमने जनरल एसएचएम के लिए कैलकुलेट किया था। क्या कह के कि मेरा जो फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस KX, राइट? ठीक है, सिंपल पेंडुलम के केस में होगा क्या एक्चुअल में? तो हमारे पास कोई पेंडुलम है, ये कोई रोप है ऑफ लेंथ L कह सकते हो, एंड यहाँ पर हमारा कोई बॉब अटैच्ड है, कोई स्फेरिकल बॉल अटैच्ड है, ठीक है? इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पे है, बिकॉज इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगी, मतलब इस पॉइंट पे क्या है कि जो mg है वो इक्वल है टेंशन के, बिकॉज रोप से अटैच्ड है तो टेंशन तो होगा ही ऑफ कोर्स। तो अभी दोनों बैलेंस में है। अब अगर मैं इस पेंडुलम को यहाँ पर लेकर जाती हूँ, यहाँ पर आ गया लेट्स से हमारा पेंडुलम पोजीशन A पे, तो होगा क्या? कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो हमने थीटा एंगल से डिस्प्लेस कराया है हमारे पेंडुलम को। इस पॉइंट पे स्प्रिंग जो हमारी रोप है उसमें टेंशन T है। अब ये जो बॉब है इस पे mg फोर्स भी लगेगा ग्रेविटी की वजह से, और क्या लगेगा? ठीक है, टेंशन है, mg है। अब हमें इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं लाइक दिस, एंड ये जो थीटा है, ये थीटा किसके इक्वल है? इस लाइन के इक्वल, जो कि पैरेलल है इसके, एंड इस लाइन के इक्वल। तो ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखो, अब हम इसे रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, राइट? ये mg कोसाइन थीटा हो जाएगा, दिस विल बी mg कोसाइन थीटा,
एंड ये हो जाएगा mg साइन थीटा। मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसकी वजह से होगा, इस कंपोनेंट की वजह से, जो कि है mg माइनस mg साइन थीटा होगा ये, बिकॉज इस तरफ है, अगर वो उस तरफ होता तो प्लस mg साइन थीटा होता, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस mg साइन थीटा। ओके, अब हमें इस पिक्चर से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कौन से कंपोनेंट की वजह से है, माइनस mg साइन थीटा की वजह से। स्प्रिंग मास सिस्टम में जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो किसकी वजह से था, जिसकी वजह से हमारा स्प्रिंग वापस मीन पोजिशन में आने का ट्राई कर रहा था, वो थी स्प्रिंग की इलास्टिसिटी। सिंपल पेंडुलम के केस में किसकी वजह से वो मीन पोजीशन पे आना चाह रहा है, दैट इज mg साइन थीटा। बस हम वही लिखेंगे अब कि रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल है, F इक्वल्स माइनस mg साइन थीटा। बट क्या ये SHM होगा, हमने क्या कहा माइनस mg साइन थीटा। जो हमारे SHM की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, एंड माइनस एक्स के इक्वल होता है, डायरेक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं। सो क्या होना चाहिए आइडियली, दैट F शुड बी इक्वल टू माइनस के थीटा, राइट। अब इस केस में क्या है mg साइन थीटा, तो अगर हम थीटा इतना स्मॉल रखें, सो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इक्वल्स माइनस mg थीटा। अब F होता क्या है, m d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे क्या है माइनस mg थीटा, हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जितना ये आर्क होगा, थीटा हमारा, इसे हम मेंशन कर लेते हैं कि थीटा तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो आर्क होगी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके इक्वल होगी, आर्क ट्रेस्ड बाय द पेंडुलम, आर्क ट्रेस्ड बाय द बॉब कह सकते हो। अब वो x किसके इक्वल होगा, हम क्या यूज करेंगे, थीटा इक्वल्स आर्क बाय रेडियस, बस एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। सो थीटा इक्वल्स आर्क बाय रेडियस, आर्क है हमारी डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस क्या होगी, कितना रेडियस होगा हमारे सर्कल का, अगर ये फुल तक जाता है, फुल पूरा रोटेट करता है, तो उस केस में जो लेंथ है हमारे पेंडुलम की L, वही रेडियस होगी। सो थीटा इक्वल्स x बाय L, हम बस इसे यूज करेंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस mg x बाय L। अब देखो राइट हैंड साइड पे m तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ रहा है, d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस g बाय L x इक्वल 0। अब ये जो हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ये सिमिलर है किससे, जब हमने जनरल लिखा था। जनरल में क्या था, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर x, जो कि था k बाय m। हमारे केस में, सिंपल पेंडुलम के केस में, जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या आया है, g बाय L। तो सिंपल पेंडुलम के केस में हमारा जो ओमेगा स्क्वायर है वो है g बाय L फॉर सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, एंड ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ g बाय L, g बाय L, 2 पाई स्क्वायर रूट L बाय g, ये है हमारा टाइम पीरियड पेंडुलम के केस में, सिंपल पेंडुलम के केस में। तो जैसे हमने स्प्रिंग मास सिस्टम में देखा था स्टेप बाय स्टेप कि क्या हो रहा है एक्चुअली, सबसे पहले स्प्रिंग मीन पोजीशन पे होता था, फिर हम उसको स्ट्रेच करते थे, फिर वो ओवरशूट करके दूसरी साइड चला जाता था, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता था। वैसे ही सिमिलर होगा सिंपल पेंडुलम के केस में। अभी ये मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे जो हमारा टेंशन है वो किसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे T इक्वल्स mg है, जो टेंशन लग रहा है वो mg के इक्वल है मीन पोजीशन पे। ओके, मींस थीटा इक्वल 0 है मीन पोजीशन पे। अगर हम पेंडुलम को राइट हैंड साइड लेकर जा रहे हैं, दूसरी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जा रहे हैं जिसको हमने ए पोजीशन कह दिया जस्ट फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, इसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है,
राइट अगर हम इसको कुछ हाइट पे लेके जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली है, और जब हम इसको छोड़ेंगे, हमने पेंडुलम को कुछ हाइट पे लेके जाके छोड़ दिया, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो जब ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, मिनिमम होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम होगी, ये जो पेंडुलम है वो ओवरशूट कर जाएगा दूसरी साइड, दूसरे एक्सट्रीम पे। हमने एक एक्सट्रीम से छोड़ा था, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई मीन पे, कुछ वेलोसिटी है इसकी जो कि मैक्सिमम है, ओवरशूट कर जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पे। अब दूसरी जो एक्सट्रीम आएगी इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, उस पॉइंट पे एक मोमेंट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारी वेलोसिटी है, जीरो हो जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगेन वो पाथ रिट्रेस करेगा। अब जो हमने एनर्जी की बात की है, एक बार हम टोटल एनर्जी देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी रहती क्या है। टोटल एनर्जी के बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, टोटल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस ऑफ एफ डी एक्स। अब फोर्स क्या है, माइनस के एक्स। जस्ट इस वैल्यू को प्लग करो, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस के एक्स, तो प्लस हो जाएगा, सो प्लस के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई के एक्स स्क्वायर बाय 2। ये तो है पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्स हमें पता है क्या होता है, तो हम वो भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन के क्या होता है, के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर, तो के को हम लिख देते हैं 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर होता क्या है, ओके वी क्या होता है, ए कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब हमें v को अगर हम इधर प्लग करेंगे तो हमें वो कोसाइन की टर्म में मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में मिलेगा, लेकिन हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ x की टर्म में है, तो हम वेलोसिटी को भी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिखते हैं पहले। तो हमें क्या मिल जाएगा, ओके अगर हम डेल्टा इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं, एट डेल्टा इक्वल 0 x क्या होगा, a साइन ओमेगा टी। यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाय a। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, v क्या हो जाएगा, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें मिलेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कोसाइन ओमेगा टी। अब कोसाइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज हमें साइन ओमेगा टी की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बिकॉज साइन ओमेगा टी अगर x बाय ए है तो कोसाइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हमने बस एक आइडेंटिटी यूज की है विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो वेलोसिटी की ये वैल्यू आ गई। अगर हम एम्पलीट्यूड को अंदर लेकर चले जाएं तो हमें वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, तो v इक्वल्स पहले था a ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो अगर हम एम्पलीट्यूड को अंदर लेकर जाते हैं हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी उसमें प्लग करेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसको स्क्वायर किया है। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल भी पता है काइनेटिक भी पता है। पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म कैंसिल हो गई, टोटल एनर्जी क्या बची, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इस एनर्जी, टोटल एनर्जी में देखो एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट होता है, तो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो या फिर सिंपल पेंडुलम हो, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर हम टोटल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा, सो ये है हमारी टोटल एनर्जी, एंड
तो टोटल एनर्जी है हमारी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या होता है, जब हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी, ये थी हमारी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम मीन पोजीशन की बात करें x इक्वल्स 0 पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम होगी। तो एक बार हम इसको अलग से लिख कर देखते हैं कि एट x इक्वल 0 मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल्स a की बात करूं, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है, उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बस x की जगह a प्लग करो, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ रही है। एंड यही हमने कहा भी था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे मोमेंटरीली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब देखो, मीन पोजीशन पे मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए, बिकॉज टोटल एनर्जी क्या है, हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर हम 0 पे देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसका तो मैक्सिमा आएगा एंड पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आएगा। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ एंड मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा। सो इट विल गो लाइक दिस। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल्स a पे, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल्स a पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, येलो ग्राफ 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है, बिकॉज हम उसको कुछ हाइट पे लेके जाते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम विच इज ऑरेंज वन। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब जो हमने आज बेसिक्स पढ़े हैं, इससे काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट ये बेस बनाने के लिए था। जब हम सुपरपोजिशन पढ़ते हैं दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का, वो कोलिनियर भी हो सकते हैं या फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, उसमें हमारे पास स्पेशल केसेस आते हैं, बीट्स एंड लिसर्जस फिगर्स। ये हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। एंड तो जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम सारे PYQs भी कवर करेंगे, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज सुपरपोजिशन से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Thank you so much. See you in the next one.